सभी को पता होगा सोशल साइंस आपके चयन परीक्षा में 20 नंबर्स का आना है। 20 क्वेश्चंस आने हैं जिसमें से आपके अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स के 7 से 8 प्रश्न पूछे जाने हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है। तो आज हम इकोनॉमिक्स के टॉप क्वेश्चंस करेंगे जो आपके शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न है, चाहे वर्ग 2 हो, चाहे वर्ग 3 हो, चाहे वर्ग 1, तीनों को कॉम्बिनेशन करके लेकर आए हैं। ये टॉप क्वेश्चंस जो रहेंगे 7 से 8 नंबर आपके वाकई में पक्का करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स का चैप्टर रहने वाला। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है, कंटिन्यू हम करेंगे क्वेश्चन टू आंसर सीरीज। ये बहुत अच्छी है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन टू आंसर आपको देखने को मिलता है। समय की डिमांड, समय के अकॉर्डिंग देखा जाए, समय की डिमांड जैसे है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कम समय में ज़्यादा तैयारी इस पर हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है कि केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी गई है? तो वह 29%। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, करंट अफेयर्स भी आपकी इसमें इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है? अब ये जो हिस्सेदारी होती है कैबिनेट की मंजूरी, ये लगातार बढ़ती और घटती रहती है। ये 29% पहले का था, लेकिन अगर हम आज की डेट की बात करते हैं, वित्तीय वर्ष अगर हम बात कर रहे हैं 2025 की बात कर रहे हैं, तब कितना होता है? क्योंकि आपके जो एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह 2025 के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। ये मानना केंद्र सरकार 2026 में संघीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% से घटाकर 40% करने वाला है। यानी अभी कितनी हो रही है? राज्यों में 41% है, ना कि 29% है। ध्यान रखिएगा, ये पुराना रिकॉर्ड है, नया रिकॉर्ड है 41%, 41%। ध्यान रखिएगा। विक्रेता बाजार क्या होता है? तो ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती, विक्रेता बाजार होता है। और आपका अंकटाड 9, IX मतलब 9 होता है। अंकटाड 9 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मिडलैंड अर्थात दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। योजना में कोर सेक्टर क्या तात्पर्य क्या होता है? तो चयनित आधारभूत उद्योग हम कोर सेक्टर बोलते हैं। और भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है? तो घरेलू क्षेत्र का होता है। और आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता हैं, ब्रदर सिस्टर शिक्षक बंधु सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। आप ये जानते होंगे कि इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी है। वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है सोशल साइंस में। दक्षेस जिसे हम सार्क बोलते हैं, सार्क की स्थापना कब हुई? 1985 में हुई। ये बहुत बार पूछा गया है कि सार्क की स्थापना 1985 में किसने की। ये भी कई बार आता है कि सार्क की स्थापना 1985 में किसने की। दक्षिण एशियाई क्षेत्र का एक संगठन है सार्क। ये बांग्लादेश के जो तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान उस समय थे, तब ये किया गया था। 8 दिसंबर 1985 को ढाका में किया हुआ था। ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? बांग्लादेश है। कौन कौन से राज्य जान लीजिए, देश कौन है? बांग्लादेश देश हो गया, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अब अफगानिस्तान भी 2007 में जो है शामिल हो गया है। 2007 के बाद अफगानिस्तान भी आ गया है सार्क में। अब ये जानते हैं कि स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? ये भी आपके वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। जनसंख्या नीति से संबंधित है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक जो IRBI की स्थापना 20 मार्च 1985 में हुई। भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य बिहार है। क्या ये सही है? करंट अफेयर्स जान लीजिएगा। भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? एक तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और प्रश्न बताएंगे कि अगर 23-24 के आंकड़े में देखा जाए तो बिहार में लगभग 32,227 रुपये प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे दर्ज की गई है। इसके बाद फिर आपका उत्तर प्रदेश, फिर झारखंड का नाम आता है। निम्न में से बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि भारत में सर्वाधिक आय वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, दो नाम आएंगे तो जानते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अलावा भी गोवा एक ऐसा राज्य है जो भारत में प्रति व्यक्ति के आधार पर सबसे अमीर कहलाता है। GDP घरेलू उत्पाद जो होता है, गोवा इज द राइट आंसर होगा, सबसे ऊपर है। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य का सकल घरेलू GDP सबसे अधिक है। और कर्नाटक, दिल्ली आते हैं, लेकिन गोवा पहले आता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी गई? कृषि एवं सिंचाई को। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को,
की स्थापना कब हुई? 1907 में हुई। भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत अधिक है? केरल में। ये कई बार प्रश्न आया है कि भारत में किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है, तो ये आपका जवाब आता है केरल राज्य में सबसे अधिक है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारत में उच्चतम साक्षरता दर अगर पूछा जाता अब राज्य में, तो वह हो गए मिजोरम। क्या याद रखना है? मिजोरम। ये करंट की बात कर रहे हैं। ये आप जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता 93.91% थी, लेकिन मिजोरम राज्य की साक्षरता अब 98.2% हो चुकी है। 7 वर्ष उससे अधिक आयु के लोगों को 73% है, राष्ट्रीय औसत के काफ़ी अधिक प्राप्त की गई है। केरल राज्य के बात करते हैं, फिर लक्षद्वीप आता है। लक्षद्वीप में अगर 23-24 के आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, ये करंट आंकड़ों की बात की जा रही। 2011 में केरल आता है, लेकिन अभी करंट आंकड़ों की बात करता हूँ तो मिजोरम आता है। मिजोरम के बाद 97.3% लक्षद्वीप का है। त्रिपुरा में आपका 93.7% है। गोवा में 93.6% है। इसी प्रकार मिजोरम में 98.2। ये 23-24 के आंकड़े हैं, तो ये ध्यान देना आप सभी लोगों को। केरल 2011 के अनुसार है, क्योंकि अभी जनगणना हुई नहीं है तो ये आंकड़े लगाए जा रहे हैं, आंकड़ों के अनुसार बता रहा हूँ। बाकी जैसे अगर ऑप्शन आए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही कर लीजिए। अगर मिजोरम ऑप्शन आता तो मिजोरम सही करना चाहिए, क्योंकि करंट चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है ये भी बहुत ही कई बार पूछा गया है साथियों कि भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है। ये भी करंट की चीज़ें हैं कि भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है। यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार देखा जाए, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए कि जन्म दर सबसे अधिक किसकी है, क्योंकि यह यूपी पुलिस एसआई में पूछा गया प्रश्न है। केरल क्यों है? क्योंकि अनुसार जन्म के समय किस राज्य में संभावित सबसे अधिक है, तो केरल माना गया है। लेकिन जन्म दर अगर पूछा जाता है, जन्म दर की अगर बात आती है कि बिहार राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक मानी गई है। ये 2020 में 1000 निवासियों पर 26.2 जन्मों का सबसे अधिक दर्ज यहाँ पे किया गया है 2020 के अनुसार। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जगह बिहार होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है। ये भी करंट की चीज़ें हैं कि भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है, यानी सबसे ज़्यादा शिशुओं की मृत्यु किस राज्य में सबसे अधिक होती है। तो ये भी जानना जरूरी है आप सभी के लिए, क्योंकि ये भी करंट की चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। और करंट की चीज़ें जितने भी हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब जो मध्य प्रदेश बन चुका है, भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश राज्य में, जहां 1000 बच्चों में 40 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ये विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार बता रहे हैं। लगातार वर्षों से शिशु मृत्यु दर के मामले में देश में सबसे ऊपर आ रहा है मध्य प्रदेश, और सबसे अधिक दर वाला मध्य प्रदेश है, क्योंकि 40 शिशु यहाँ पे 1000 शिशु में 40 शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश भी उच्च मृत्यु दर वाले राज्य में आता है, जबकि केरल शिशु में सबसे कम है। अगर सबसे कम आता है तो केरल करना है, सबसे अधिक आता है मध्य प्रदेश करना है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है। ये भी बहुत अच्छा, बाल श्रमिक आपने पढ़ा भी होगा, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं कि भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है। तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? तब आपका जवाब उत्तर प्रदेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत में बाल श्रमिक के आंकड़ों की अगर बात करता हूं तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और इसके बाद बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारे शामिल हैं कि सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश राज्य आंकड़े के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। ये करंट अफेयर्स है, आप बता देता। इकोनॉमिक्स ऐसा जो करंट चीज़ें पूछी जाएंगे, आपकी बजट से संबंधित प्रश्न आएंगे, लोकसभा राज्यसभा से प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ सम्मानित लेखक तो ये प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी जी हैं। और ये आप तो जानते हैं कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 17 सितंबर 1997 से इंडियन इकोनॉमी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है।
इंडियन इकोनॉमी का कि स्वर्ण जयंती शहर रोजगार योजना कब लागू हुआ? 17 सितंबर 1997 को। याद रखिए, ये प्रश्न आ सकता है, 1 नंबर आपका पक्का कर सकता है, सिलेक्शन दिलवा सकता है। अगला है नजुन-दप्पा समिति 1993 का संबंध किस विषय से था? तो रेल भाड़ा विषय से था। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ से है? तो मनीला, फिलीपींस की बात कर रहा हूँ। और भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता कौन है? जापान कहलाता है। और ये आप तो जानते होंगे कि WWF का तात्पर्य क्या होता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह बैंक है। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो राज्य समिति ने की थी। क्या योजना आयोग संविधिक आयोग है? नहीं है। समन्वित ग्रामीण विकास का कार्यक्रम जो IRDP होता है, ये किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1978-79 में प्रारंभ किया गया। आर्थिक नियोजन की सूची का विषय समवर्ती सूची का माना जाता है। और ये आप जानते हैं कि कपाट जो होता है, जिसे हम काउंसलिंग फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। कपाट, इसको शार्ट में कपाट बोलते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI की स्थापना 1988 में हुई। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से। निक्की क्या है? तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक को हम निक्की बोलते हैं। भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1982 को। आर्बिट्रेज से क्या अभिप्राय होता है? तो स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा की अनंत ऊंची मूल्य पर बेचने की क्रिया को बोलते हैं। BN युगांधर समिति किस क्षेत्र से है? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से है। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? JVC ने किया था। और ये बहुत ही सरलतापूर्वक काफ़ी बार पूछा जाता है कि उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश। ये करंट अफेयर्स में ये भी आपका आ जाता है। उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? चाय उत्पादक में विश्व में अब उत्पादक देश कौन बन चुका है? चीन बनेगा या भारत? सभी लोग बताइए, दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बन चुका है? सभी लोग बताइए। चीन दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है, ये ध्यान रखिएगा, चीन बन चुका है। और चीन के बाद फिर आपका जो नाम आता है, 40% लगभग चीन से होता है। हरी चाय, काली चाय, सफ़ेद चाय, उलोंग चाय, पूरे चाय सारे चीन के क्षेत्र में होता है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु, मिट्टी, परंपरा आधार पर अपनी अलग अलग चाय उत्पादन करते हैं। और चीन का सबसे प्रसिद्ध चाय होता है जेजियांग का लोंगिंजिंग, तो लगभग 30 लाख मीट्रिक टन करता है। 40% जो है चीन से संबंधित होता है। चीन के बाद फिर आपका दूसरा नंबर आता है भारत का। भारत अब दूसरे नंबर पे चाय उत्पादन पहुंच चुका है, पहला चीन पहुंच चुका है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो विकासशील है। भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होती है। और केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो वित्त आयोग होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, ये भी चेंज हो चुका है, ये भी करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 2025 में कौन है? पहले कौन थे? के सुब्बा राव थे, लेकिन अब संजय मल्होत्रा हो गए 26वें गवर्नर के रूप में। 2024 में इन्होंने ग्रहण किया है। संजय मल्होत्रा, याद रखिएगा, ये पुराने हो चुके, अब नया हो गए संजय मल्होत्रा। इनका जन्म 14 फरवरी 1968 को हुआ। ये भारतीय नौकरशाह और IAS अधिकारी हैं, जो 11 दिसंबर 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में 26वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं। संजय मल्होत्रा, यहाँ पे नाम लिख लेना, इसके जगह क्या लिखना है? संजय मल्होत्रा, याद रखेगा। देखिए, हमने यहाँ पे एडिट करके भी आपको बता देते। एडिट हमने इसलिए नहीं किया है क्योंकि आपको अगर ऐसा कट करके हम कुछ चीज़ें लिखेंगे ना तो माइंड में ज़्यादा आती हैं। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, कट करके कुछ बताना है आपका माइंड ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। इसलिए कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उनको हमने पुराना लिखा हुआ, उसमें फिर आपको बताया जा रहा है बदल करके। ऐसी चीज़ें, करंट चीज़ें बताई रही, ये आपके बेनिफिट के लिए। आपने भी ऐसा किया होगा और ऐसा चीज़ें होती भी हैं। और जिनको भी टॉपर नोट्स हमारी चाहिए, केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप करेंगे,
टॉपर नोट्स मिल जाएगा। और टॉपर नोट्स में जो आपके ये PDF आपको फ्री में मिलेगी, ये PDF हम उसमें इंक्लूड कर देंगे। तो टॉपर नोट्स आप ज़रूर लीजिए। टॉपर नोट्स आपकी तैयारी को 20% और बढ़ाने वाली होगी। टॉपर नोट 10 से 12 जो टीचर सिलेक्शन पा चुके हैं पहले, उनके मार्गदर्शन पे बनाया गया है। ठीक है, 10 से 12 बुक को निचोड़ मिलके बनाया गया है, NCERT बुक से बनाया गया है। मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है कि अन्य मुद्राओं की तुलना देसी मुद्रा के मूल्य में कमी होना। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ, हैदराबाद में है। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है आयात निर्यात की अनुपस्थिति हो जाती है। इतना तो आप भली भांति जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी सर्व बेखाता लोग हैं। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं स्टडी पढ़ाई में कि इन चीज़ों पे आपको फोकस करना भी चाहिए। जितना ज़्यादा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप सभी के लिए बेनिफिट होने वाला है। उद्योगों के तीव्र विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना पर अंग थी? तो द्वितीय योजना का अंग कहलाती है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा दी गई? तो राकेश मोहन समिति के द्वारा दी गई है। ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लगाने वसूल करने का अधिकार किसको होता है? केंद्र सरकार को होता है। प्लास्टिक मनी, एक क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी बोलते हैं। आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना का संबंध बालिका शिक्षा से है। और RNA मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र में संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो वह बीमा क्षेत्र से संबंधित है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होता है। और भारत ने योजना आयोग का गठन 1950 में किया। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड होता है? तो तृतीय योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई है। दूध के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ये भी करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं कि दूध के उत्पादन में भारत के स्थान 2025 में हैं, क्योंकि ये देश में पूछा जा रहा है। देश के अंदर राज्यों में तो आप पढ़ सकते हैं कि विश्व स्तर पर दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान 23-24 के दौरान भी है। और ये पता, विश्व का कुल लगभग दूध का उत्पादन 25% भारत में होता है। तो कृषि प्रधान देश हमारा ऐसे नहीं कहलाता है। ठीक है ना, उसका रीजन आप सभी लोग जान चुके होंगे। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका मुख्यालय वियना में है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया है। और ये आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुखी प्रहरी किसे माना जाता है? विश्व व्यापार संगठन WTO को माना जाता है। भारत के प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन AITUC को किस अन्य श्रमिक संगठन में विलय की योजना है? तो हिंदू मजदूर सभा की मैं बात करूंगा। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में है? तो शिमला में है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना ने किस वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है? तो विकलांग वर्ग की बात करता हूँ। और ये आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो ILO है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम की बात करूंगा। मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड पर किस औद्योगिक घराने का आधिपत्य होता है? तो बिरला घराने का होता है। हरा सोना किसे कहा जाता है? तो चाय को हरा सोना के नाम से जाना जाता है, ये जान लीजिएगा। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? तो अभिदत्त पूंजी पर की जाती है। और भारत सरकार ने पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया? 19 जुलाई 1969 का किया था। कितने? 14 बैंकों का टोटल किया गया था। भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? एक देश का शेष विश्व के साथ एक निश्चित समयावधि के दौरान किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन का विवरण भुगतान का संतुलन बोला जाता है। आप ये जानते हैं कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशेषता थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई? तो बिहार में। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? केंद्रीय राज्यों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों को लिए जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करती है। क्या भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये की नोट छापता है? नहीं छापता है। अब ये प्रश्न उठता है कि भारतीय रिजर्व बैंक में 1 रुपये की नोट कौन छापता है? ये भी बहुत है। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये की नोट नहीं छापता, बल्कि यह वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय भारत सरकार। और इस पर RBI गवर्नर के बजाय भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते। RBI केवल कितने? 2 रुपये। 2 रुपये या उससे अधिक मूल वर्ग के करेंसी के नोट जो कौन जारी करता? RBI करता है। और 1 रुपये कौन करता? वित्त मंत्रालय या भारत सरकार द्वारा जारी करता है।
₹1 का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इस नोट पर भारत सरकार के जो वित्त सचिव होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं, ना कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। ₹2 इससे अधिक के लिए भारतीय रिजर्व गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जो आपका 1934 है, 1934, इसमें धारा जो 22 है, इसके तहत आरबीआई के पास 2 से लेके 10,000 तक के सभी करेंसी नोट जारी कर अधिकार है। 10,000 तक की करेंसी आ सकती है। अभी 2000 तक की नोट आए थे ना, 10,000 तक अनुमान है, लेकिन ₹1 का नोट का एक अपवाद के रूप में माना जाता है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग में स्थापित है? सोवियत संघ के सहयोग से। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न से होता है? गेहूं। भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 29 जुलाई 1991 को। जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य का है? तो बैंकों की मूलभूत सौदा की जांच से हेतु संबंधित माना जाता है। और केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? 1963 में किया गया। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई? 1957 में की गई। एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दिसंबर 1966 में। ट्राइसेम का सूत्रपात एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कब किया गया? 15 अगस्त 1979 में किया गया। पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। और ये जानते हैं स्टैगफ्लेशन, ये क्या होता है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति को हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य के उद्देश्य के लिए है? तो जम्मू कश्मीर। भारतीय विनिवेश आयोग की स्थापना अगस्त 1996 में की गई। और ये जानते हैं कि ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यह कहाँ है? पुणे में है। नफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है? तो कृषि उपजों के विपणन के लिए है। पीली क्रांति किससे है? तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में की गई। निर्धनता निवारण का उद्देश्य के रूप में किस पंचवर्षीय योजना की आर्थिक योजना के उद्देश्यों में शामिल है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। और ये आप जानते हैं कि भारतीय निर्वात आयात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध नगरीय क्षेत्र से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। और ट्राइसेम क्या होता है? तो ट्राइसेम ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार उत्पन्न हेतु प्रशिक्षित करने के एक कार्यक्रम है ट्राइसेम। तो ये रहे हमारे इकोसिस्टम के आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया। अब कुछ इकोसिस्टम से जो करंट अफेयर्स है, जीके है, वो कल हम क्वेश्चंस लाएंगे ताकि आपके 7 से 8 नंबर ये पक्के हो सके, बेहतर तैयारी कर सके। बाकी और भी जो पार्ट है सारे पार्ट आएंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। A to Z तैयारी करेंगे, 100 नंबर की तैयारी करेंगे, क्योंकि 100 नंबर में हमें 80 प्लस का स्कोर पाना है, तभी यहाँ पे हम अपना एक सरकारी सीट पक्की कर सकते हैं, सिलेक्शन पा सकते हैं। तो धन्यवाद सभी का, जल्दी मिलते हैं आपकी अगली क्लास पे। जय हिंद, वंदे मातरम।